नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी पहुंची खेलो इंडिया के तहत मशाल यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में योग का हुआ प्रदर्शन। बीएचयू मालवीय भवन से खेलो इंडिया के तहत निकाली गई जागरूकता रैली। बीएचयू परिसर में एक युवक पर 3 लोगों ने किया हमला। छात्रों की तत्परता से भागे हमलावर। और नावों में लगे सीएनजी इंजन जल्दी खराब होने और इसे बनाने हेतु कारीगर न होने से नाविकों ने जताई नाराजगी। और अब खबरें विस्तार से। काशी पहुंची खेलो इंडिया के तहत मशाल यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। वहीं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में योग का प्रदर्शन किया गया। वाराणसी में खेलो इंडिया के तहत लखनऊ से निकली मशाल यात्रा काशी पहुंची, जिसका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद रैली गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल से प्रारंभ हुई, जिसकी शुरुआत जिलाधिकारी एस राजलिंगम, एथलीट नीलू मिश्रा सहित अन्य विशिष्ट जनों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में पहुंची, जहां पर इसमें शामिल लोगों द्वारा योग का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। थोड़ा सुविधा होगा। योग का संतुलन एक योगाभ्यासी दूसरे के शरीर पर पिरामिड बनाते हुए अपनी शारीरिक क्षमता और मानसिक दक्षता का प्रदर्शन करता है। योग हमें शरीर से ही नहीं, मन से भी मजबूत बनाता है। एक अवसर है, तो हम सब इसमें से प्रेरणा लेंगी जा रही है। जिले स्तर पे भी और भी आपके जो स्किल्स को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं पुनः आए हुए टीम मैं स्वागत करता हूं और आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बीएचयू मालवीय भवन से खेलो इंडिया के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। बीएचयू में भी खेलो इंडिया का आगाज हो गया। इसी के तहत प्रोफेसर बाला लखेंद्र की देखरेख में मालवीय भवन से एक विशाल जागरूकता रैली निकाली गई, जो विश्वनाथ मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। इसी कड़ी में प्रोफेसर बाला लखेंद्र ने बताया कि जो खेलो इंडिया चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश में 4 जगहों पर होना है, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा है। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जिमखाने में 2 प्रतियोगिताएं होंगी, एक योग और दूसरा कुश्ती की प्रतियोगिताएं होनी है। इसमें लगभग 400 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, इसका उद्देश्य है कि विश्वविद्यालयों को खेल से जोड़ा जाए और अधिक से अधिक बच्चों को खेल के लिए प्रेरित किया जाए। और ये जो अभी चल रहा है खेलो इंडिया, 2 मिनट, ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहा है पूरे देश में, तो उसका उत्तर प्रदेश में 4 जगह ये कार्यक्रम होना है, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में होगा। वाराणसी में यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में जिमखाना में यहाँ पर 2 गतिविधियाँ होंगी, 2 खेल के कार्यक्रम होंगे। एक तो हमारा इसका है, एक हमारा योगाभ्यास का है और दूसरा कुश्ती का है। इसमें लगभग 400 से ज़्यादा खिलाड़ी पूरे देश से इसमें भाग ले रहे हैं। और ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इसका उद्देश्य ये है कि विश्वविद्यालयों के बच्चों को गेम से जोड़ना, खेल से जोड़ना और अधिक से अधिक बच्चों को खेल के प्रति प्रेरित करना। और जैसा कि हमारे मंत्री ने भी घोषणा की है, आधा घंटा देश को, आधा घंटा देह को। खेलेगा भारत, बढ़ेगा भारत, जीतेगा भारत। तो इसी उद्देश्य से आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये आज रैली निकाली गई
एक मशाल यात्रा जो आज पहुंची है बनारस, उसके स्वागत के लिए। और आज 1:30 बजे से एक कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उनके स्वागत के लिए हमारे स्वतंत्रता भवन में। चैनल के माध्यम से कोई संदेश? हम ये कहना चाहेंगे अपने युवा दोस्तों से कि जब हम सब मिलकर खेलेंगे हमारा देश बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे खेल होते हैं उसमें भारत का नाम रोशन होगा, और यही हमारा आत्मविश्वास भी है और हमारे भारत के युवा ये कर सकने में सक्षम है। आज खेलो इंडिया के लिए एक कैंपेन चला है मसाल के लिए, जो कि इस बार देश के 4 सिटी में हो रहा है। एक वाराणसी उसमें से है, और 2018 में खेलो इंडिया आया था, वो पहली बार न्यू दिल्ली में हुआ था। और खेलो इंडिया के थ्रू बहुत से प्लेयर हैं जो आगे निकल कर आ रहे हैं, उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और जिनका खेलो इंडिया में प्लेस होता है उनका स्कॉलरशिप भी मिलता है और जॉब की चांसेस भी होती है। ये आज मसाल जुलूस का उद्देश्य क्या? मसाल जुलूस का उद्देश्य क्या रहा? ये मसाल हमें लोगों को प्रेरित करने के लिए निकाला गया है, ताकि वो फिट रहे और अपने पूरे 24 घंटे का कम से कम 1 घंटे समय खुद को फिट कर रखने में दें। मसाल भी आ रही है उसके स्वागत के लिए? उसके स्वागत के लिए यहाँ के डीएम हैं, वो एक कल्चरल प्रोग्राम रखा है, सांस्कृतिक प्रोग्राम, वो 2 बजे से होने वाला है और फिर वहाँ पे लास्ट हो जाएगा। बीएचयू परिसर में एक युवक पर 3 लोगों ने हमला कर दिया, वहीं छात्रों की तत्परता से हमलावर भाग निकले, घायल का इलाज चल रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपनी पत्नी के साथ विश्वविद्यालय परिसर स्थित विश्वनाथ मंदिर का दर्शन कर वापस जा रहे लालपुर पांडेपुर के रहने वाले विवेक दुबे पर अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमलावरों ने चाकू से हमला किया, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि किसी नुकीली चीज से मारने का प्रयास किया गया। इस पूरे मामले में बीएचयू के छात्रों की तत्परता से हमलावर भाग निकले और छात्रों ने प्रोक्टोरियल बोर्ड की मदद से विवेक को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। बीएचयू में बुधवार की रात्रि करीब 7 बजे अपनी पत्नी को दर्शन कराकर वापस घर जा रहे विवेक दुबे पर 3 युवकों ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार बाइक से सवार युवकों ने पहले विवेक की गाड़ी को ओवरटेक किया, फिर उनके पेट पर हमला कर दिया। विवेक के साथ उनकी पत्नी ये देख चीखने चिल्लाने लगी। हमले से बचते हुए विवेक हिंदी विभाग से मैत्री भवन की तरफ भागे, तभी वहां मौजूद विश्वविद्यालय के छात्रों को देख हमलावर भाग गए। विवेक को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। फिलहाल विवेक को गले के पास हल्की चोट आई है और वो खतरे के बाहर है। वहीं इस पूरे मामले में लंका एसएचओ का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। घटना में संलिप्त लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी इस हमले के कारण का पता नहीं चल सका है। एक्चुअली कल यहीं हम सब लोग साथ में बैठे हुए थे, कई अग्रज थे और कुछ अनुज थे उनके साथ, और उसके बाद शाम के लगभग 7 बजे के आसपास मैं अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा था। उसी दौरान मैत्री चौराहे के पास एक व्यक्ति मेरे सामने आता है और मैं अपनी बाइक से जा रहा था, और उसके बाद वो कहता है कि भैया मुझे बचा लीजिए, और मुझे चाकू मार दिया गया और लोग मुझे मार देंगे। और मैंने उसको देखा तो वो बहुत बदहवास कंडीशन में था और पूरी शर्ट उनकी जो है खून से लथपथ हो रही थी और ब्लड गिर रहा था, अनवरत रूप से ब्लड गिर रहा था। तो उसके तुरंत बाद, क्योंकि यहाँ मेरे साथी बैठे हुए थे, तो मैं उनको तुरंत अपनी बाइक पर बैठा के यहाँ आया, और उसके बाद मैंने मेरे सीनियर अभिषेक भैया हैं और विपिन भैया थे, मैंने कई लोग और भी थे, मैंने सबसे कहा कि इस तरीके से इनको किसी ने चाकू मार दिया है और मैं इनको लेकर ट्रॉमा की तरफ जा रहा हूँ, आप लोग भी पीछे से आइए। तो उसके बाद तुरंत ही अभिषेक भैया और विपिन भैया ये दोनों भी तुरंत बाइक लेके आए। तो उसके बाद क्योंकि वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ आए हुए थे, तो उनकी वाइफ यहीं मैत्री चौराहे तक आ गई थी, तो उनको भैया ने अपनी बाइक पे बिठाया। उसके बाद हम लोग हिंदी भवन चौराहे पे गए। जैसा कि उन्होंने बताया कि हिंदी भवन चौराहे पे ही उनको चाकू मारा गया है, तो हम लोग हिंदी भवन चौराहे पर पहुंचे, लेकिन हिंदी भवन चौराहे पे उस समय कोई था नहीं। चाकू मारने वाले हमलावर हम लोगों को देख के भाग चुके थे और वहाँ पे उनकी बाइक को गिरा हुआ देख के विश्वविद्यालय के करीब 15-20 बच्चे जुट चुके थे। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग तुरंत उनको बीएचयू इमरजेंसी लेके गए। बीएचयू इमरजेंसी में मेडिकल अफसर ने कहा कि इनको आप तुरंत ट्रॉमा लेके जाइए और इनकी कंडीशन सीरियस है। तो उसके बाद वहाँ से हम उन लोगों को हम उनको एम्बुलेंस से लेके और ट्रॉमा सेंटर पहुँचे। वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों के द्वारा उनका ट्रीटमेंट किया गया, सीटी स्कैन वगैरह और सारी चीज़ें उनकी करवाई गई। तो कहाँ के रहने वाले थे, क्या नाम पता चला? विवेक दुबे उन्होंने अपना नाम बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि 2 मई को उनकी अभी शादी हुई है
और वह अपनी पत्नी के साथ यहाँ दर्शन करने आए हुए थे विश्वविद्यालय में, और दर्शन करने के उपरांत वो वापस अपने घर लालपुर पांडेपुर जा रहे थे। लालपुर मूल पांडेपुर के रहने वाले, तो काम कहाँ करते थे, कुछ काम करते दिल्ली, उनके द्वारा बताया गया कि वो दिल्ली में काम करते हैं और उनके पिताजी पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और पिछले 8 वर्ष से वो दिल्ली में हैं। और उनके द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई मेरी किसी से रंजिश भी नहीं है जिस वजह से मेरे साथ ऐसी कोई घटना हो। नावों में लगे सीएनजी इंजन खराब हो जाने से और उसका कारीगर न होने से नाविक समाज में नाराजगी है। सीएनजी इंजन को लेकर नाविक समाज इस समय नगर निगम पर बहुत ही नाराज है। नगर निगम की गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की कवायद रही है, उसके लिए सीएनजी नाव चलाई गई, कई नाव सीएनजी में कन्वर्ट की गई, लेकिन ये सफल बहुत ही कम हुई। जिस तरह से नाविक समाज के लोगों ने सीएनजी नाव को लेकर नाराजगी जताई है, उनका कहना है कि सीएनजी नाव तो नगर निगम के द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन जो सीएनजी इंजन खराब हो जा रहा है उसके लिए कोई कारीगर यहां पर उपलब्ध नहीं है। उनका कहना था कि सीएनजी इंजन खराब हो जाने के बाद नाविक समाज जहां पर अधिक कमाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सीएनजी इंजन खराब हो जाते हैं तो बनवाने के लिए उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नाविक समाज के अध्यक्ष एवं महामंत्री ने बताया कि नाव में लगाए जा रहे सीएनजी इंजन खराब क्वालिटी के हैं, किसी इंजन के चालू करने में दिक्कत आ रही है तो किसी का इंजन जल्दी खराब हो जा रहा है। इसकी वजह से हम लोग नगर निगम के नियमों का तो पालन करते ही हैं, लेकिन नगर निगम हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं नगर निगम के अपर नगर आयुक्त सुमित कुमार ने आदेश जारी किया है कि गंगा में चलने वाली पंजीकृत 826 नावों में 31 मई तक सीएनजी इंजन लगवा दिया जाएगा। अब तक 626 नाव में सीएनजी इंजन लग चुके हैं। जो भी सीएनजी इंजन नहीं लगवाएगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। शंभू जी, आप लोग को नगर आयुक्त द्वारा आप लोग को आदेश मिला है 20 दिन के अंदर में सीएनजी लगाने का, तो इस पर आप लोग का क्या राय है? देखिए, सीएनजी लगाने की बात अगर रह गई तो सीएनजी हम लोग लगाने के लिए हमारे समाज के लोग हम लोग पहले से एग्री हैं, क्योंकि 3 साल से लगातार मीटिंग चल रही है। सीएनजी लगाना है, हम तो राजी है, उनका विरोध भी नहीं कर रहे हम लोग। मगर जो हम लोग की मांगे हैं, होंडा का जो इंजन आता है, जो होंडा के इंजन में क्या होता है हम लोग को बेनिफिट, अगर बाई चांस हम लोग का होंडा का इंजन खराब हो जाता है तो उससे कारीगर हम लोग हमारे पास से बनाने वाले हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक वाला इंजन आ रहा है तो उसको हम लोग नहीं मांग रहे हैं कि उसका कारीगर यहाँ पे नहीं है। और जो मोटर बोट खराब हो जा रहा है तो उनके पास जा रहा है, उनका अपना कारीगर पर्सनल है, तो एक दिन 4 दिन मोटर बोट वहाँ पे 5 दिन मोटर खड़ा हो जा रही है, उससे कोई कारीगर नहीं बना पा रहा है। तो हम लोग का मांग है होंडे का, तो होंडा का हम लोग लिख के दिए हैं कि होंडा का मिल जाता है तो उसको हम लगाएंगे। और आप लोग नहीं लगाएंगे तो आप लोग का लाइसेंस रद्द भी किया जाएगा, क्या इसकी जानकारी आप लोग को है? देखिए, इसकी जानकारी तो नहीं है, रद्द करने वाले की बात तो कोई ऐसी बात तो हम लोग की नहीं हुई है। हम लोग के वहाँ 2 बात हुई है, एक नाव का रेट को लेकर और एक सीएनजी को लेकर। तो हम लोग दोनों में नाव का रेट को लेकर हम लोग एग्री हो गए हैं, और अगर सीएनजी वाली बात तो वो ज़्यादा चर्चा इसके बारे में वहाँ पर नहीं हुआ है। एक वहाँ पर 1.5 घंटा लगातार मीटिंग चला हम लोग का, हमारे समाज के इतने वरिष्ठ लोग वहाँ बैठ की मीटिंग किए थे। मंत्री जी, ये बताइए, आप लोग को नगर आयुक्त द्वारा 20 दिन के अंदर में सीएनजी लगाने का आदेश मिला है, क्या राय है आप लोग का? देखिए, विगत 3-4 साल से लगातार यही बातें आ रही हैं कि आपको इंजन लगाई जाएंगी, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी प्रक्रिया साफ तौर पे समझ में नहीं आई है। हमें अक्सर बोला जाता है कि 10 दिन में लगाई जाएंगी, और अभी भी 300 कुछ नावें बाकी हैं, अभी उसका ही कुछ नहीं है। हाँ, एक बार फ़ोन आया था नगर निगम से कि भाई आप अपना लाइसेंस और वो चेक करा ले, लेकिन उसको चेक कराए कम से कम आज 15 दिन से ऊपर हो गया है। अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है कि हमारे नाव में इंजन लगेगा नहीं लगेगा, और इसका कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चितईपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर पाल बस्ती में 28 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। चितईपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर पाल बस्ती में विशाल नामक 28 वर्षीय युवक ने ग्राइंडर से अपना गला रेतकर आत्महत्या कर ली।
विशाल के पिता ने बताया कि ये हमारा छोटा बेटा था जिसका नाम विशाल था। उन्होंने बताया कि बेटा डिप्रेशन का शिकार था जिसका इलाज चल रहा था। आज सुबह सब कुछ ठीक था। सुबह टहल कर आया, उसके बाद मार्केट गया। उन्होंने बताया कि हम पूजा कर रहे थे, उसके बाद हम सभी बैठकर चाय पीते हैं। इस दौरान मेरी पत्नी ने विशाल को बुलाया, जिस पर उसने नहीं सुना। जब हमने जाकर देखा तो वो फर्श पर गिरा हुआ था। वहीं घटना की सूचना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कौन था ये जो ऐसी घटना कर रहे, क्या हुआ था? ये मेरा बेटा था छोटा, क्या नाम था बेटे का? विशाल पाल। उम्र कितनी की लगभग? 28 वर्ष का। क्या हुआ था वैसे उनके साथ, क्यों ऐसा कर रहे, क्या रहता है? हम क्या बताएं, कुछ नहीं हुआ था भैया। नहीं, वो डिप्रेशन, उसका दवा चल रहा था BHU से। अब सब कुछ तो ठीक था। आया सुबह वॉकिंग करके आया, फिर गया मिर्चा लेना था घर में, गया लेके आया तो फिर हम पूजा कर रहे थे। ये रूटीन काम है, हम पूजा कर रहे थे। आते हैं तो हम लोग बैठ के चाय पीते हैं, तो ये नीचे आकर के जो है पेपर ऊपर पढ़ रहा है, रोजी के काम है पढ़ता हूँ। मिसेज बोली कि खाली हो गई, हम के हाँ खाली हो गए। तो बच्ची को बोला ला चाय पी लो, तो हम कहे उसका घर का नाम कुंदन है, कुंदन कुंदन कर रहे हैं, तो आवाज़ नहीं दे। हमको लग रहा है सो गया क्या। तो फिर कंप्यूटर वाले रूम में गए तो देखे उसमें नहीं। हाल में देखिए तो उसको एकदम मौधा पड़ा गिरा हुआ। हमारा कि हो क्या गया इसको, बेटा है मेरा, दिमाग ही काम करना। तब लगे तो उन्हें चिल्लाने, वो भी दौड़ी फेंकी, पवारी आई। और मेरे घर में तो कोई है नहीं, तो हमारा बड़ा बेटा है तो चुनार रहता है। प्रदेश सरकार के दीदी कैफे योजना का वाराणसी में प्रभावी असर दिख रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला समूह द्वारा वाराणसी के कई सरकारी कार्यालयों व स्कूलों में दीदी कैफे का संचालन तेजी से हो रहा है। खास बात यह है कि प्रदेश सरकार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को इसके माध्यम से और अधिक प्रभावशाली बना रहा है। इस दीदी कैंटीन के माध्यम से समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। साथ ही साथ स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी अब साफ सुथरा खान-पान की सामग्री उपलब्ध हो रही है। जनपद वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल का कहना है कि दीदी कैंटीन सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है। सबसे पहले इसे सरकारी कार्यालयों में खुलवाने का काम किया गया और इसके बाद इंटर व डिग्री कॉलेजों में से खुलवाया गया, जिससे बच्चों को हाइजीनिक खाने की चीजें कैंपस में ही उपलब्ध हो सकें। इसके लिए कॉलेजों में एक कमरा निःशुल्क समूह की महिलाओं को उपलब्ध कराया गया है, जिसके पीछे खास ये है कि स्कूल के बाहर बच्चों को न जाना पड़े और जो एक्सीडेंट आदि के खतरे हैं उससे भी बच्चे बच सकें। हमारा खास ध्यान रहता है कि मौसम के अनुसार बच्चों को वहां डाइट मिल सके, जैसे गर्मी में सत्तू और नींबू पानी। और अभी तक के सरकारी कार्यालयों व CHC में 28 और इंटर व डिग्री कॉलेजों में 93 यानी 121 कैंटीन अब तक खोले जा चुके हैं और भी आगे खोले जा रहे हैं। इसके कारण समूह से जुड़ी महिलाएं प्रति माह 5 से 6 हजार रुपए भी कमा रही हैं और इसके कारण अटेंडेंस भी पहले की अपेक्षा बढ़ रही है। आगे हमारा लक्ष्य है कि 100 कैंटीन और खोले जाए, जिसको लेकर स्कूलों की डिमांड भी आ रही है। तो कुल मिलाकर ये काफी अच्छी योजना है। वहीं योजना के बारे में भारतीय शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य चारूचंद त्रिपाठी ने कहा कि सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये जनपद के प्राय सभी स्कूलों, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर या जो संसाधन विहीन है उन्हें छोड़ दिया जाए तो हर जगह है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो हमारी माताएं और बहनें अच्छा भोजन बनाती थीं और जो घरों में थे, जिनके खाली समय का सदुपयोग नहीं हो पाता था, वो अब सामने आ रही हैं और आत्मनिर्भर होने के साथ ही वो कैंटीन के माध्यम से बच्चों को साफ भोजन उपलब्ध करा रही हैं और उनके लिए भी ये एक रोजगार बन रहा है, जो काफी अच्छा है।
सर, ये दीदी कैंटीन की शुरुआत आपके स्कूल में हो गई है जी। किस तरीके की सुविधा है, क्या कुछ इससे लाभ मिल रहा है? ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है शासन की, और मेरे विद्यालय में ही नहीं बल्कि प्रायः जनपद के सभी विद्यालयों में प्रारंभ हो चुका है। कुछ ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को छोड़ दीजिए, या जिनके पास संसाधन नहीं है सारे के विद्यालयों को छोड़ दें, तो प्रायः सभी विद्यालयों में प्रारंभ हो चुका है। इनका सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमारी माताएं बहनें जो घरों में खाली रहती थी, उनके समय का सदुपयोग नहीं हो पाता था। उनके पास बहुत अच्छी बनाने की कला थी, फिर भी उसका उपभोग नहीं कर पाते थे हम लोग। अब वो सामने आ रही है। वो जगह जगह विद्यालयों में अपना कैंटीन खोल करके बच्चों को शुद्ध साफ चीज़ों को उपलब्ध करा रही हैं, समय से उपलब्ध करा रही हैं, और उनके लिए भी एक रोजगार का एक सुनिश्चित लाभ मिल रहा है। क्या कुछ योजनाएं हैं, किस तरीके से कर रहे हैं? ये जनपद वाराणसी में हमने जो हमारी इंटर कॉलेजेस हैं, पहले सरकारी कैंपसेस में सब में खुलवाया। अब उसके बाद जितने हमारे CHC स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में खुलवाने का कार्य किया था। अभी जो हमारे इंटर कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस हैं, ताकि उनके बच्चों को भी एक अच्छा डाइट मिले, बाहर उनको अपने कॉलेज कैंपस से ना जाना पड़े, जिससे बाहर एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है और अच्छी अनहाइजीनिक डाइट के कारण बीमार पड़ने का भी खतरा रहता है। तो एक ही कैंपस में सभी कॉलेजेस से बात करके उनके कैंपस में दीदी कैफ़े अपनी जो SHG की महिलाएं थी, या NULM अर्बन लाइवलीहुड मिशन की महिलाएं थी, उनके थ्रू हमने एक उनके कैंपस में उनको फ्री लैंड अवेलेबल करा के, एक रूम अवेलेबल करा के कैंटीन वहाँ उनकी खुलवाई है, जिसमें पौष्टिक आहार, मिलेट से बने हुए आहार, इस तरह की एक उनको डाइट मिलती है। एक फ़िक्स डाइट है जिसके अंदर जो पौष्टिक चीज़ें हैं, जैसे गर्मी में अभी सत्तू आया है तो सत्तू मिल रहा है, नींबू पानी वहाँ मिलता है आपको। इसके अलावा जितने भी ज़रूरी स्कूल के आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे पेन, पेंसिल, डायरी, ये सब चीज़ें भी अवेलेबल रहती हैं, जिससे अभी तक हम अपने सरकारी ऑफिसेज़ में और CHCs में हमारे 28 और हमारे इंटर और डिग्री कॉलेजेस में 93, तो कुल हमारे 121 हम ये कैफ़ेज़ खुलवाए हैं, जिसमें हर प्रति कैफ़े लगभग हमारे 5 से 6 महिलाएं उनको रोज़गार मिलता है। तो लगभग 600 से 700 महिलाएं हमारी अब तक इससे रोज़गार उनको प्राप्त हुआ है, जिसमें वो प्रति माह 5 से 6 हज़ार कमा रही हैं, और बच्चों को इससे पौष्टिक आहार मिल रहा है, स्कूल में इससे पौष्टिक आहार मिल रहा है, और अटेंडेंस बढ़ रही है। और इसके बाद भी हमें अभी आगे का लक्ष्य है कि आने वाले 2-3 माह में हम 100 कैंटीन इसमें और भी बढ़ाएं, जिससे स्कूल्स की भी अब सामने से डिमांड आने लगी है। तो काफ़ी अच्छी एक रिजल्ट ये निकल के आया है, और इसे और भी आगे बढ़ाया जाएगा। नमामि गंगे द्वारा मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। काशी खंड के अनुसार गंगा अवतरण से पहले अस्तित्व वाले मणिकर्णिका तीर्थ व चक्र पुष्करणी कुंड पर नमामि गंगे ने गुरुवार को सफाई अभियान चलाया। भूगर्भ जल के दिव्य स्रोत कुंडों सरोवरों के संरक्षण की कामना से चारों धाम के पुण्य का लाभ प्रदान करने वाले चक्र पुष्करणी कुंड की आरती की गई। गंगा किनारे व चक्र पुष्करणी कुंड में श्रद्धालुओं द्वारा विसर्जित किए गए कपड़े व अन्य प्रदूषण कारक सामग्रियों को बाहर निकालकर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। जल संरचनाओं के रूप में हमें मिली समृद्धशाली धरोहरों को सहेजने के उद्देश्य से सबका साथ हो, गंगा साफ हो का संदेश दिया गया। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, सुनीता जायसवाल, रीता पटेल आदि शामिल रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी पहुंची खेलो इंडिया के तहत मशाल यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में योग का हुआ प्रदर्शन। BHU मालवीय भवन से खेलो इंडिया के तहत निकाली गई जागरूकता रैली। BHU परिसर में एक युवक पर 3 लोगों ने किया हमला। छात्रों की तत्परता से भागे हमलावर। और नावों में लगे CNG इंजन जल्दी खराब होने और इसे बनाने हेतु कारीगर न होने से नाविकों ने जताई
नाराजगी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।